हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया कि हमारा नेशनल इनकम का क्या हिस्ट्री है, कब से इसका कैलकुलेशन शुरू हुआ, किस किस ने किया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक है, तो ये इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किया था वो किसने किया था, हमारा दादा भाई नौरोजी। तो सबसे पहले जीडीपी का कैलकुलेशन किसने किया था, तो सबसे पहले नाम आता है हमारे पास दादा भाई नौरोजी। आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी जो इकोनॉमिस्ट भी थे और ये इन्होंने कांग्रेस में भी पार्टिसिपेशन किया था और कांग्रेस की भी कमेटी के ये हेड रह चुके हैं। ओके, इन्होंने पूरा जो प्रेसिडेंट थे, ये एक सेशन 2 बार सही 2 सेशन के प्रेसिडेंट थे ये। ओके, तो इन्होंने कब किया है, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमारा 1868 में जीडीपी का कैलकुलेशन किया था। और तब हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, पर कैपिटा इनकम कितना था, तो पर कैपिटा इनकम दैट टाइम हमारा कितना था, 20 रुपीज़ था पर ईयर। मतलब एक साल में एक आदमी की जो इनकम थी वो 20 रुपीज़ थी। ठीक है, तो पहले दादा भाई नौरोजी ने कब किया, 1868 में सबसे पहले इन्होंने जीडीपी का कैलकुलेशन किया एंड इन्होंने जो देखा कि पर कैपिटा इनकम हमारी 20 रुपीज़ है। ठीक है, और इनकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने जो है ड्रेन थ्योरी जो है, इकोनॉमिक ड्रेन जो इंडिया से हुआ था, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ये भी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि किस तरह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश जो यहाँ पे इंडिया में रूल करती थी, किस तरह से वो इंडिया का जो पूरा वेल्थ जो है इंडिया से इंग्लैंड में ट्रांसफ़र कर रहे थे। उन्होंने सारा सिस्टम एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे करते हैं, कैसे टैक्सेशन से, ब्राइवरी से और डिफरेंट तरीके से हमारा हैंडीक्राफ्ट इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो किस तरह से पूरा हमारा वेल्थ जो है इंडिया से इंग्लैंड की तरफ चला गया। तो इन्होंने, उनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, क्या नाम था ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनकी किताब का नाम था। इसमें इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया किस तरह से हमारा जो है वेल्थ का ड्रेनेज हो रहा है, ड्रेन हो रही है कहाँ, इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, और हमें अब आगे देखना है, दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि और साइंटिफिक तरीके से हमारा जीडीपी का जो कैलकुलेशन किया था वो किसने किया था, डॉक्टर V.K.R.V. राव। और इन्होंने कब किया था, 1931-32 में। तो इन्होंने इकोनॉमी को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था प्राइमरी ओके, प्राइमरी सेक्टर आ गया, इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग, हंटिंग, ये सारी चीज़ें थी। और दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ गया, हमारा इंडस्ट्रीज़ आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, पब्लिक सर्विसेज आ गया एंड बिजनेस आ गया। तो सर्विस भी हमारा इसी ही चीज़ में इन्होंने कंसिडर किया था। तो और प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चर था। तो ठीक है, इन्होंने 2 पार्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया था, जबकि दादा भाई नौरोजी ने इस तरह का जो है क्लासिफिकेशन नहीं किया था। ठीक है, और इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम इंडिया का जो कैलकुलेट किया था उस टाइम कितना था, ये था 62 रुपीज़। ठीक है, 62 रुपीज़ हमारा पर कैपिटा इनकम था। और पर कैपिटा इनकम जो दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट किया था वो कितना था, वो 20 रुपीज़ था। ये 20 रुपीज़ था, ये 62 रुपीज़ हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि हमारा जो ऑफिशियल जो एस्टिमेट आया था वो कब आया था। जो ऑफिशियल एस्टिमेट जो आया था, जो सरकारी तौर पे जो आया था, वो जो है एक कमेटी सेटअप की थी जिसमें पीसी महालनोबिस जो थे, पीसी महालनोबिस, ओके, ये जो थे इनकी प्रेसिडेंटशिप में ये हेड थे इस नेशनल कमेटी के। और इसमें डॉक्टर D.R. गादगिल एंड V.K.R.V. राव इसके मेंबर थे। क्यों, कौन कौन से थे आपको याद रखना है, गादगिल एंड V.K.R.V. राव, ये क्या थे,
ये इनके मेंबर थे इस कमेटी के, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था उस टाइम जो इन्होंने कब के लिए किया था, ये किया था इन्होंने 1948 और 49 की कैलकुलेशन की थी, और 19 ये जो डाटा रिलीज हुआ था 1951 में रिलीज हुआ था, और हमारा पर कैपिटा इनकम कितना था 225 रुपीज़, ठीक है। इतना हमारा पर कैपिटा इनकम था, ठीक है। तो देखो ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि 3 मेन चीज़ें आपको दादा भाई नौरोजी का याद रखना, जो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जीडीपी कैलकुलेशन किया था, देन आफ्टर इसके बाद आपको VKRB राव का रखना है, और फिर उसके बाद ऑफिशियल एस्टिमेट जो PC महालनोबिस की जो है प्रेसिडेंटशिप में जो किया गया था, और इसके गादगिल और VKRB राव इनके मेंबर थे, ओके। तो ये 3 चीज़ें। इसके बाद आप देखोगे कि कुछ अंग्रेज भी थे जिन्होंने भी किया था, जैसे विलियम थे, उन्होंने भी कैलकुलेशन किया था, और एक और इंडियन थे RC देसाई थे, इन्होंने भी किया था। तो मेनली आपको ये 3 पॉइंट है, यही आपको माइंड में रखने हैं, मोस्टली एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम कि किस तरह से फिर जो है हमारा कौन कौन से चेंजेज आए हमारे, जब जो है हमारा 1950 के बाद बहुत सारे चेंजेज आए थे। तो उन चेंजेज में हमारा कैलकुलेशन का किसको ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो इसमें आपको देखना है कि जब जो है 1950 के बाद जो है CSO हमारा जो था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी क्या थी, जीडीपी कैलकुलेशन की या नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की। तो CSO हमारा जीडीपी को कैलकुलेट करता था, और किसके बेसिस पर, हमारा NSSO को क्या बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये हमारा सर्वे करता था। उस सर्वे के बेसिस पर CSO नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करता था। पर आप यहाँ पे देखो कि 2019 में एक चेंज आया, कि इसमें चेंज आया कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्लस NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं। तो इसको कब बनाया गया था, NSO बोल सकते हैं आप इसको 2019 में क्रिएट किया गया, और इन दोनों को मर्ज किया गया। और ये किसे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो NSO की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जीडीपी के कैलकुलेट करने की, ओके। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमारे चेंजेज आए हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो NSO जो हमारा जो जीडीपी का कैलकुलेशन करता है, ये किस तरह से करता है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट मेन देखने हैं कि इसके लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो पहला सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर। पहला सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आ जाती है एग्रीकल्चर आती है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। इसमें फिशिंग आ जाएगी, और एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल को हम पालते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री भी इसी का ही पार्ट है। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर को ही लेते हैं और ये एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग को छोड़ देते हैं। पर यहाँ आपको देखना है कि ये 2 चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। आपको यहाँ तक पता लग गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं कि अब हमने प्राइमरी सेक्टर तो देख लिया, अब हमें देखना है अगला क्या देखना है हमें कि सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज़ें होती हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आती है हमारे पास माइनिंग आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, माइनिंग आएगा, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी एक्सेट्रा, ओके। आ गया ये गैस, आ गया यूटिलिटी, आ गया, ठीक है,
ये इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये चीज़ें आ गई। और हमारे पास क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी इसी में आ जाएगा। देखो कई बार यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई बार क्या करते हैं कि जब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, नॉट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंटायरली रिप्रेजेंट द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गैस, यूटिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब नाउ लेट्स प्रोसीड टू अ टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अब अगला सेक्टर जो हमारे पास आता है इसको क्या बोलते हैं हम, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर आ गया, टर्शियरी सेक्टर, या आप इसको सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सेक्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस सेक्टर से। जैसे ही जैसे कंट्री डेवलप करती हैं, जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ है जो डेवलप है, जैसे यूएस आ गया, हमारा फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, कनाडा आ गया, तो वहाँ देखोगे तो जीडीपी का जो मोस्टली पार्ट है वो कहाँ से कंट्रीब्यूट होता है, हमारा सर्विस सेक्टर से होता है, और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है ये होटल आ गया। ठीक है, होटल आ गया, स्टोरेज आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। ओके, फिर आ जाएगा आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया। जो भी सर्विस सेक्टर है वो यहाँ पे ही आएगा सारा। फिर इसके बाद हमारा डिफेंस आ गया। ओके, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, जहाँ जो भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट या दूसरे सेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी सर्विस सेक्टर में आ गए। ठीक है, तो हमारा जीडीपी कैलकुलेशन होता है, कौन करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। वो सबसे पहले पूरी इकोनॉमी को, इंटायर इकोनॉमी को डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी आए, सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा आ जाएगी। ओके, और टर्शियरी सेक्टर में मोस्टली सर्विस सेक्टर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमारा गैस और यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, टर्शियरी में आएगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आप इसको ईज़िली आप इसको एग्ज़ाम में कर सकते हैं अगर आप ये छोटा मोटा आइडिया से यहाँ पे रखते हो। ओके, तो आगे देखते हैं कि अब ये डिफरेंट सेक्टर है, तो हमारा जीडीपी में इन सब का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। प्राइमरी का अलग होगा, सेकेंडरी का अलग होगा, टर्शियरी सेक्टर का अलग होगा। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, और हमारा 1951 में क्या कंट्रीब्यूशन था, अभी क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक्टर हम यहाँ पे प्राइमरी कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे प्राइमरी लिख देता हूँ, यहाँ पर सेकेंडरी लिख देता हूँ, सेकेंडरी लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्शियरी लिख देता हूँ, टर्शियरी लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1951 और ये 2021 का ले लेता हूँ। मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, इसी के आसपास होता है। तो देखो आप पहले देखोगे जब हमारा देश जो है ये इंडिपेंडेंस मिला हमें, तो उस टाइम क्या था, हमारा एक अंडर डेवलप कंट्री थी हमारी, बुरी तरह पॉवर्टी लाइन जो है बहुत ज़्यादा थी, पूरी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। ओके, एजुकेशन नहीं थी, बहुत ही छोटा सा पार्ट इकोनॉमी का जो है एजुकेटेड था। तो उस टाइम मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे हुए थे। तो उस टाइम एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में वो 55% था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी डेवलप होने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग ट्रांसफ़र होकर हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में चले गए। तो इसके लिए क्या हुआ, हमारे पास जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो कम हो गया। अभी कितना है हमारा, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर तो एक पार्ट है उसका, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारा 18.8% हो गया। देखो 55 से 18, आप देखोगे जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाती है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता होता है। ये आप किसी भी कंट्री में देख सकते हो, जिस भी कंट्री में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वहाँ अंडर डेवलप कंट्री होती है मोस्टली, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक हद तक ही एक प्रोडक्शन बढ़ सकता है, चीज़ें हो सकती है, उसके बाद जो हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर में कर सकते हैं। जैसे चाइना में जो ग्रोथ हुआ है मोस्टली सेकेंडरी सेक्टर के कारण हुआ है, इंडिया में जो मोस्टली ग्रोथ हुई है वो सर्विस सेक्टर के कारण हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है,
तो तभी तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है कि हमें किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर को आगे ले जाना है। सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाना है इसमें, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 25% तक जो हमारी लेबर फोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें चैलेंजेज है, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा बड़ा ही हमारा एक डिसमल कंडीशन थी, तो इसमें 15% जो कंट्रीब्यूशन था उस टाइम। और अभी आप देखो कि सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 28% के आसपास हो गया, ठीक है। और हमारा जो है सर्विस सेक्टर था, टर्शियरी सेक्टर, उस टाइम क्या था हमारा 30% था। अब ये बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया, 53% हो गया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर देखोगे ये एग्री प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और कम घटेगा है, और जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और हमारा सबसे ज़्यादा ये हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि टर्शियरी सेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है सेकेंडरी सेक्टर पर अभी, पर इतने ज़्यादा चेंजेज इसमें नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ चाहिए हमारे पास वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो क्योंकि हमें चाइना से compete करना पड़ रहा है, जैसे लेबर लो हो गया, दूसरी फैसिलिटीज़ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी रिलेटिवली हमारा चाइना की कंपैरिजन में नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा जीडीपी का कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी हिस्ट्री थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।